नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन पर आधारित कुछ वाक्यों का अनुवाद करना मैं बताऊंगा। ये वाक्य कैसे होंगे इसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, और इन वाक्यों का अनुवाद कैसे करना है उसको भी मैंने बोर्ड पे लिखा है। वह बस आपको ये समझना होगा कि ऐसे वाक्य जिनको मुझे अनुवाद करके आपको बताना है उसके लिए मुझे इन वर्ड का प्रयोग करना है, जैसे इवन इफ, नो मैटर, आल्दो, दो। अब इस पे आधारित वाक्य कैसे आते हैं इसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वह मुझे क्यों न भूल जाए, मैं उसे याद करता रहूंगा। तुम मेरी सहायता भले ही न करो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। वे लोग भले ही पढ़ाई न करें, मैं पढ़ाई करूंगा। वह गरीब ही क्यों न रहे, वह बेईमान नहीं बन सकता। इन वाक्यों को पढ़ने पर हमको पता चलता है कि यह कंट्रास्ट प्रदर्शित करने वाले वाक्य हैं। इसमें पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य के लिए कंट्रास्ट उत्पन्न करता है। कंट्रास्ट में होता है विरोध का भाव। तो जैसे तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, यानी कि गाली देने पर भी मैं उसकी सहायता करूंगा। तो यहाँ पे कंट्रास्ट का भाव है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कंट्रास्ट यानी कि कंपेयर या तुलना किया जाता है तो हम इन मतलब टाइप के शब्दों का प्रयोग करते हैं ट्रांसलेशन करते समय। तो इनका प्रयोग हमको कैसे करना है और किस नियमों को लेकर करना है, यही मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है। मैं आज इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। तो इससे पहले मैं अपना वीडियो आगे प्रोग्रेस करूं, उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। और आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अब चलिए मैं शुरू करता हूँ ट्रांसलेशन सीरीज में मैं अपना अगला वीडियो, जो कि इवन इफ, नो मैटर, आल्दो, दो पर आधारित है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके कैसे हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे, इसी को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, जैसे तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बस ये बात ध्यान दीजिए कि इवन इफ, नो मैटर, आल्दो, दो, यह एक प्रकार का कंजक्शन होता है जिससे वाक्य का आरंभ होता है। ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो निश्चित रूप से इस जिन वाक्यों में इनका प्रयोग होगा वो सबऑर्डिनेट क्लास का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं। तो जो वाक्य में इवन इफ, नो मैटर या आल्दो या दो लगता है उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लास बोलेंगे, और जो बाद का होगा या पहले भी हो सकता है उसको हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो यह सबऑर्डिनेटिंग क्लास है और ये प्रिंसिपल क्लास है। इसी प्रकार वह मुझे क्यों न भूल जाए, सबऑर्डिनेटिंग क्लास हुआ, ये प्रिंसिपल क्लास हुआ। तुम मेरी सहायता भले ही न करो, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, और ये मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, ये प्रिंसिपल क्लास। वे लोग भले ही पढ़ाई न करें, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास, और मैं पढ़ाई करूंगा, प्रिंसिपल क्लास। वह गरीब ही क्यों न रहे, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, वह बेईमान नहीं बन सकता, प्रिंसिपल क्लास। तो यह सबऑर्डिनेटिंग क्लास और प्रिंसिपल क्लास क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो कि सिंथेसिस पर आधारित था, कम्प्लेक्स सेंटेंस, उस पर मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। तो वहाँ पे इसको मैं डिटेल में मैंने प्रस्तुत किया। बस जानकारी के लिए इतना समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेटिंग क्लास का मतलब होता है अधीनस्थ उपवाक्य, मतलब जो प्रिंसिपल क्लास पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो आश्रित हो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लास का हम प्रयोग करते हुए हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि इसमें नियम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे तुम मुझे भले ही गाली दो, तो जो वाक्य सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगा वो भले ही देखने में निगेटिव ही क्यों ना लगे, लेकिन आपको उसको अफर्मेटिव में बनाना है, मतलब धनात्मक बनाना है, उसको नकारात्मक नहीं बनाना है। और जो बाद वाला वाक्य है जिसको प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, वह आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और सेंटेंस जैसा होगा हम उसी के अनुसार मतलब कि अफर्मेटिव या निगेटिव बनाएंगे। लेकिन हमको जो स्टार्टिंग का जो वाक्य है जिसे हम सबऑर्डिनेटेड क्लास बोलते हैं, उसको हम हमेशा अफर्मेटिव ही बनाएंगे। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें
हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। यह चाहे दिखने में कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन हमको जो अधीनस्थ उपवाक्य है उसको हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि दो बार, जैसे यहाँ पे जैसे ये फ्यूचर टेंस है तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। जैसा कि ट्रांसलेशन के नियम में मैंने बताया भी था कि जब दो या दो से अधिक वाक्य हो जिसमें सभी वाक्य फ्यूचर टेंस हो, तो उसमें होता है जो स्टार्टिंग के वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, बाकी फ्यूचर मतलब बाकी जो अंतिम का वाक्य होगा वो फ्यूचर टेंस होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे और ये हमारा फ्यूचर टेंस में रहेगा, या कैन का प्रयोग होता है या कुछ किसी चीज़ का प्रयोग होता है वह उसके ओरिजिनल फॉर्म में होगा। तो अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे तुम मुझे भले ही गाली दो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तो इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे बनता है। तुम मुझे भले ही गाली दो, तो इवन इफ से बना सकते हैं, नो मैटर से बना सकते हैं, आल्दो से बना सकते हैं, दो से बना सकते हैं, किसी से बना सकते हैं। तो इवन इफ का मैं प्रयोग करता हूँ, इवन इफ, ठीक है, इसका मतलब होगा भले ही। यू एब्यूज मी, इवन इफ यू एब्यूज मी, मतलब इसका हुआ इवन इफ मतलब भले ही यू एब्यूज मी, तुम मुझे गाली दो। गाली देने का अब्यूज होता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो इसका हो जाएगा आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब इसको अगर हम नो मैटर से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, नो मैटर यू एब्यूज मी, आई शैल, बाकी सब वैसे ही होगा, हेल्प यू, ठीक है। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। और इसी प्रकार आप चाहें तो आल्दो या दो से भी बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पे इवन इफ या नो मैटर के स्थान पे आल्दो या दो का प्रयोग करना है, बाकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है। तो ये इस प्रकार का देखिए पहले वाक्य का मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन करके अनुवाद करके मैंने दिखाया। अब इसी प्रकार दूसरे वाक्य को देखते हैं। दूसरा वाक्य, वह मुझे क्यों न भूल जाए मैं उसे याद करता रहूंगा। तो इसको देखिए, वह मुझे क्यों न भूल जाए, तो यहाँ पे वह का मतलब ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको पहले इवन इफ या नो मैटर का प्रयोग करना है। तो इवन इफ नो मैटर, अब मैंने इसमें ऑब्लिक करके दिखा दिया कि इसमें से कोई भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इवन इफ ऑब्लिक नो मैटर ही, मुझे क्यों ना भूल जाए, ठीक है, भूलने का होता है ही फॉरगेट, इवन इफ ही फॉरगेट्स मी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। इवन इफ नो मैटर ही फॉरगेट्स मी, मैं उसे याद करता रहूंगा। आई विल या शैल भी लगा सकते हैं, आई शैल कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब होता है जब कोई चीज जारी रहे। आई विल कंटिन्यू रिमेंबर, आई विल कंटिन्यू रिमेंबरिंग हिम। तो यहां पे देखिए इवन इफ नो मैटर ही फॉरगेट्स मी, आई विल या शैल कंटिन्यू रिमेंबरिंग हिम, मैं उसे याद करना जारी रखूंगा, याद करता रहूंगा मतलब, ठीक है। और इसी प्रकार हम तीसरे वाक्य का हम अनुवाद करते हैं। थर्ड वाक्य देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तुम मेरी सहायता भले ही न करो, ठीक है, इवन इफ नो मैटर you do not even if no matter you
हेल्प मी आई शैल नॉट नुकसान करूंगा, शैल नॉट हार्म यू। ठीक है, हार्म होता है नुकसान पहुंचाना। इवन इफ नो मैटर यू हेल्प मी आई शैल नॉट हार्म यू, मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। इस तरह से थर्ड वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम फोर्थ वाक्य का, जो चौथे वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। चौथा वाक्य मेरा देखिए, वे लोग भले ही पढ़ाई ना करें, मैं पढ़ाई करूंगा। तो इवन इफ नो मैटर, वे लोग का हो जाएगा दे, रीड। इवन इफ नो मैटर दे रीड आई शैल रीड। ठीक है, इवन इफ नो मैटर दे रीड मतलब कि चाहे वो भले न पढ़े, इसका मतलब आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। तो इस तरह से फोर्थ वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा। और अब मैं पांचवें वाक्य का ट्रांसलेशन करके दिखाता हूं आपको। वह गरीब ही क्यों न रहे, वह बेईमान नहीं हो सकता। तो इसको मैं आल्दो से या नो मैटर इवन इससे तो मैंने बनाया, अब आल्दो से भी बना के मैं दिखा देता हूं। आल्दो या दो मतलब यद्यपि ही इज अ पुअर, आल्दो ही इज ए पुअर, वह बेईमान नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी बेईमान, डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो आल्दो या दो ही इज पुअर ही कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट, मतलब वह गरीब ही क्यों ना रहे, वह बेईमान नहीं हो सकता। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जैसे इवन इफ, नो मैटर, आल्दो, दो, इसको हम मतलब कि इसको हम तुलना सूचक मतलब वर्ड बोलते हैं। यह मतलब कंट्रास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे दिए गए वाक्यों में कंट्रास्ट को प्रदर्शित करना हो, वहाँ पे हम इवन इफ, नो मैटर, आल्दो, दो इत्यादि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, यदि इस प्रकार के वाक्य आपके पास आते हैं या आपको इनको प्रयोग करना है, तो आप इसका प्रयोग ऐसे ही करेंगे। तो चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे बोलचाल में हो, यदि हमको ऐसे टाइप के वाक्यों का हमको यूज़ करना है अपने शब्दों में, तो हमको इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। अब इसके बाद मैं दूसरे मतलब इसी टाइप के मैं दूसरे टॉपिक पे चलता हूँ। अब चलिए इन वाक्यों की मैं बात करता हूँ। ऐसे वाक्य जिसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, जैसे यद्यपि वह गरीब है फिर भी, तथापि या तो भी लग सकता है, ईमानदार है। यद्यपि वह बीमार है तो भी वह मेहनत कर रहा है। यद्यपि वह काली है फिर भी सुंदर है। यद्यपि तुम मेरे भाई हो फिर भी मेरी सहायता नहीं करते हो। तो ऐसे वाक्य में भी कंट्रास्ट का प्रदर्शन होता है, कंट्रास्ट शो हो रहा है। तो इस प्रकार के अगर वाक्य आ जाए तो हम दो या आल्दो से हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने की मैं आपको दो विधि बताऊंगा। तो पहले आपको मैं पहली विधि बताता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। तो पहली विधि में जैसे इस टाइप का अगर वाक्य अगर आ जाता है तो हमको उसको कैसे बनाना है। जैसे यद्यपि वह बीमार है फिर भी, या यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो अगर ऐसे आ जाए तो पहले हम वाक्य समझ लेते हैं कि क्या है। यद्यपि वह गरीब है, यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और फिर भी ईमानदार है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। इसी प्रकार यद्यपि वाले जो भी मतलब पार्ट होंगे, वाक्य का जो भी भाग होगा वह सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जो शेष बचेगा वो मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ पे जैसे फिर भी लगा है, तो भी लगा है, या तथापि लगा है, ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे होगा। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है।
तो आल्दो, यहाँ पे ही या सी दोनों लगा सकते हैं क्योंकि इसे क्लियर नहीं हो रहा है कि फीमेल है कि मेल है। आल्दो ही इज पुअर, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे फिर भी के लिए या तथापि या तो भी के लिए। ही इज ऑनेस्ट, इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसका ट्रांसलेशन हुआ यद्यपि वो बीमार है, या दो लगा देते हैं यहाँ पे, चलिए दो, ही इज बीमार का हो जाएगा सिक, तो भी के लिए कामा, वो हम मेहनत कर रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। यद्यपि वह काली है फिर भी सुंदर है। आल्दो शी इज ब्लैक, फिर भी शी इज ब्यूटीफुल, तभी सुंदर, ठीक है। आल्दो इसमें भी लगेगा, आल्दो तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, कॉमा तो भी या फिर भी मेरी सहायता नहीं करते हो, यू डू नॉट हेल्प मी, इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए इसमें हम आल्दो या दो का प्रयोग करके ऐसे जो कंट्रास्ट वाले वाक्य हैं, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं। बस इतना ध्यान दीजिए कि इसमें फिर भी, तो भी या तथापि का कोई भी हमको ट्रांसलेशन करते समय किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। और तो भी की जगह हम बट का प्रयोग नहीं कर सकते। कहीं कहीं तो भी के लिए एट का प्रयोग कर देते हैं, YET एट का मतलब होता है फिर भी, तो भी, तो हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बट का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि बट जो होता है उससे कंट्रास्ट समाप्त हो जाएगा। तो कंट्रास्ट हमको समाप्त नहीं करना है, तो ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेशन इस प्रकार करते हैं। ये हमारी पहली मेथड थी। अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। चलिए मैं दूसरे तरीके से मैं बता दे रहा हूँ इसको हम कैसे करेंगे। अब दूसरे तरीके से अगर हमको इसको बनाना होगा तो हमको ऐसे बनाएंगे, जैसे गरीब है तो उसको सबसे आगे हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुअर एज ही इज, मतलब कि जितना ज़्यादा गरीब है वो, ठीक है। पुअर एज ही इज, वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट, इस तरह से हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, पुअर एज ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार हम इस वाक्य का भी हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ बीमार के लिए लगा दें, तो सिक एज ही इज वर्किंग हार्ड, इस तरह से। और देखिए इस टाइप के वाक्य को हम बता के दिखाते हैं। जैसे यद्यपि वह काली है तो यहाँ पे लिखे ब्लैक एज शी इज, फिर भी शी इज ब्यूटीफुल, ऐसे बना सकते हैं। और इसी प्रकार अल्टीमेटली लास्ट वाक्य को भी हम देख लेते हैं कैसे बनता है। तो इसको भी करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ब्रदर एज यू आर, ठीक है। इसका मतलब यद्यपि तुम मेरे भाई हो, फिर भी यू, बाकी उसी लगेगा, डू नॉट हेल्प मी। तो इस प्रकार देखिए हम ऐसे वाक्यों को किस प्रकार दो तरीके से हम आपको अनुवाद करना मैंने आपको बताया है। तो आप इसमें से किसी एक विधि का भी प्रयोग करके आप आसानी से अनुवाद कर सकते हैं, या अपने बोलचाल में ऐसे वाक्यों का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बोलचाल में इस टाइप के वाक्य को बोलना होता है, तो वहाँ पे आपको
ऐसे वाक्यों को अगर बोलना है, ठीक है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग आपको अपनी दैनिक लाइफ में करना है तो आप पहले या दूसरे किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। चाहे आल्दो या दो लगा के कर सकते हैं, और चाहे डायरेक्ट एडजेक्टिव जो है उसको हम आगे रखकर हम ऐसे वाक्यों मतलब उसको नाउन की तरह बनाकर हम ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हमारी दूसरे प्रकार के वाक्यों का जो कंट्रास्ट को प्रदर्शित करते हैं वाक्यों का अनुवाद हुआ। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। अब चलिए इस प्रकार के उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कंट्रास्ट करने वाले जो वाक्य होते हैं उनको मैं कैसे करूँगा। अब यहाँ पे मैं हाउ एवर का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे वाक्य जिनको मैं जो कि कंट्रास्ट को प्रदर्शित करते हैं कैसे मैं बनाऊँगा इसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो जैसे इसमें मैंने 4 वाक्य दिए हैं। वह कितना भी परिश्रम करे वह सफल नहीं हो सकता। वह कितना भी सोच ले वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता। वह कितना भी तेज दौड़े वह इस रेस को जीत नहीं सकता। वह चाहे कुछ भी कर ले वह मेरी सहायता नहीं कर सकता। यदि ऐसे प्रकार के वाक्य आ जाए तो हम हाउ एवर का प्रयोग करते हुए कंट्रास्ट को प्रदर्शित करने वाले इन ऐसे वाक्यों को हम अनुवादित करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे वह, इसमें भी वही बात है कि इसको 2 भाग में बांट लीजिए। वह कितना भी परिश्रम करे, एक हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, वह सफल नहीं हो सकता, प्रिंसिपल क्लॉज। वह कितना भी सोच ले, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता, प्रिंसिपल क्लॉज। वह कितना भी तेज दौड़े, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वह इस रेस को जीत नहीं सकता, प्रिंसिपल क्लॉज। वह चाहे कुछ भी कर ले, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वह मेरी सहायता नहीं कर सकता, प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे हाउ एवर को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे हाउ एवर होता है कितना भी, चाहे, मतलब इस टाइप के अगर वाक्य हो तब हम हाउ एवर का प्रयोग करते हैं। हाउ एवर होता है कितना भी। तो यहाँ पे होगा, अब देखो जैसे आ गया यहाँ पे देखिए वर्ब जैसे परिश्रम करना है उसके साथ कोई ना कोई किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग आता है और उनको हम हाउ एवर के बाद लिखते हैं। जैसे आ गया वह कितना भी परिश्रम करे, तो यहाँ पे परिश्रम करना का होता है वर्क हार्ड। तो यहाँ पे हार्ड जो होगा, ठीक है, वह एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ एवर हार्ड ही मे वर्क। यहाँ मे लगाना है, ठीक है, हर सभी जगह ऐसे वाक्यों में मे लगेगा। हाउ एवर हार्ड ही मे वर्क, मतलब इसका हो गया वह कितना भी परिश्रम करे वह सफल नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी, सफल का सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हाउ एवर हार्ड ही मे वर्क ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल। वह कितना भी सोच ले वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता। तो यहाँ हो जाएगा हाउ एवर ही मे थिंक, ही इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता। ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरह से हो जाएगा। इसका हो जाएगा हाउ एवर ही मे थिंक, वह कितना भी सोच ले वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता। ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए वह कितना भी तेज दौड़े वह इस रेस को जीत नहीं सकता। तो हो जाएगा हाउ एवर फास्ट ही मे रन, वह इस रेस को जीत नहीं सकता। ही कैन नॉट विन दिस रेस, वह इस रेस को जीत नहीं सकता। वह चाहे कुछ भी कर ले वह मेरी सहायता नहीं कर सकता। तो चाहे कुछ भी कर ले, हाउ एवर he may do something, however he may do something, वो चाहे कुछ भी कर ले वह मेरी सहायता नहीं कर सकता, कामा लगा के he cannot help me, इस तरह से हो जाएगा। however he may do something, he cannot help me,
तो इस प्रकार के वाक्य भी हम हाउ वेयर का प्रयोग करके बना लेते हैं। यदि आप हाउ वेयर का प्रयोग करते हैं तो आप ऐसे वाक्यों का अनुवाद बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसमें बस एक बात ध्यान रखिए, अगर हम हाउ वेयर का प्रयोग करते हैं तो में से सबऑर्डिनेट क्लास का निर्माण होना चाहिए। हर जगह देखिए मैंने सब्जेक्ट के बाद में का प्रयोग किया है, ठीक है। में मतलब संभावना प्रकट करता है, तो यानी कि संभावना प्रकट करने के लिए ही हम में का प्रयोग किए हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में कहीं ना कहीं संभावना का भाव आता है, इसलिए हम में का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम हाउ वेयर का प्रयोग करके बना सकते हैं। इसी प्रकार मैं और भी कंट्रास्ट वाले वाक्यों को उदाहरण में आपको देता हूँ। अब मैं आपको व्हाट एवर से ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना बताऊंगा कि ऐसे वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया हाउ वेयर का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। उसी प्रकार अब व्हाट एवर का प्रयोग कहाँ करना है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो व्हाट एवर का प्रयोग हम इस टाइप के वाक्यों का अनुवाद करने में करते हैं। जैसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार, वह कुछ भी कहे मैं उत्तर नहीं दूंगा, तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारा कार्य नहीं करूँगा, कुछ भी हो मैं स्वयं को नहीं बदल सकता, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो यानी कि अगर ऐसे टाइप के वाक्य आ जाते हैं तो हम व्हाट एवर से वाक्यों का अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा कि व्हाट एवर का प्रयोग हम कैसे करते हुए ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। तो जैसे वह कुछ भी कहे, तो वह कुछ भी करे, तो कुछ भी के लिए यहाँ व्हाट एवर लगा देंगे, व्हाट एवर। तो वह की जगह हो जाएगा ही में से, ठीक है। जैसे वहाँ पे में लगा है ऐसे यहाँ भी में लग जाएगा। व्हाट एवर ही में से मतलब कि मतलब वो कुछ भी कहे मैं उत्तर नहीं दूंगा, आई शैल नॉट आंसर, ठीक है, मैं उत्तर नहीं दूंगा। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, तुम कुछ भी करो, व्हाट एवर यू मे डू, ठीक है, व्हाट एवर यू मे डू, पर तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारा कार्य नहीं करूँगा, आई शैल नॉट डू योर वर्क, ठीक है। इसी प्रकार कुछ भी हो, अब देखिए यहाँ पे जो वाक्य कुछ भी हो, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, जबकि इन दोनों वाक्यों में जैसे वह और तुम सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे केवल कुछ भी हो, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार हम करेंगे व्हाट एवर मे हैपन। तो यहाँ पे हम व्हाट एवर को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो व्हाट एवर मे हैपन मतलब चाहे कुछ भी हो या कुछ भी हो मैं स्वयं को नहीं बदल सकता, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, मैं स्वयं को नहीं बदल सकता, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो, तो ये भी है, तो उसी तरह से बनेगा व्हाट एवर मे हैपन, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो इस प्रकार हम व्हाट एवर की सहायता से भी हम कंट्रास्ट प्रदर्शित करने वाले वाक्यों का हम ट्रांसलेशन या अनुवाद कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इन वाक्यों की चर्चा करते हैं। इनमें मैं आपको इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और फॉर ऑल के बारे में बताऊंगा, इनका प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। तो बस समझ लीजिए, इनका प्रयोग करने के लिए हमको इस प्रकार के वाक्य होने चाहिए। यदि इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे इतना पैसा होते हुए भी वह पैदल चलता है, बीमारी के बावजूद भी वह प्रसन्न है, इतने बच्चे होते हुए भी वह अकेला है, मोटापा के बावजूद वह तेज दौड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि यह इसमें भी कंट्रास्ट है, तुलना है। तो लेकिन यहाँ पे हम इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या फॉर ऑल का प्रयोग करना है हमको। तो हम इन तीनों का प्रयोग करके मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। बस इतना समझ लीजिए, इन स्पाइट आपका अगर प्रयोग करेंगे तो उसके बाद किसी नाउन का प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार डिस्पाइट के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग करेंगे, और फॉर ऑल लगाते हैं तो उसके बाद, ठीक है, कोई मतलब पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए उसके बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे। तो अब इसको कैसे करना है हम इसको बताते हैं। जैसे इतना पैसा होते हुए भी वो पैदल चलता है, तो इसका हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ
wealth, he walks on foot, पैदल चलना। In spite of wealth he walks on foot। अब इसका देखिए दूसरा, मैं दूसरे तरीके से सुनाता हूँ। बीमारी के बावजूद भी वह प्रसन्न है, डिस्पाइट सिकनेस ही इज हैप्पी। थर्ड देखिए, इतने बच्चे होते हुए भी अकेला है, इसको हम फॉर ऑल हिज चिल्ड्रन, फॉर ऑल से बना देते हैं, ही इज एलोन। ठीक है, मोटापा के बावजूद वह तेज दौड़ सकता है, तो इन स्पाइट ऑफ फैट ही कैन रन फास्ट। तो इस प्रकार हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हुए, हम इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या फॉर ऑल का प्रयोग करते हुए ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार देख लीजिए हम किस प्रकार इस टाइप के वाक्यों का मैंने आपको अनुवाद करके दिखाया। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण भी मैं आपको प्रस्तुत। अब चलिए ऐसे वाक्यों को मैं आपको बताता हूं जिसमें हम वाइल या वेयर एज का प्रयोग करते हुए कंट्रास्ट प्रदर्शित करने वाले वाक्यों का कैसे अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रकार के वाक्य दिए हैं, तो इसमें हम कहाँ वाइल लगाएंगे, कहाँ वेयर एज लगाएंगे, इसका प्रयोग करते हुए हम आपको बताएंगे कि इसका अनुवाद कैसे होगा। पहले मैं पढ़ देता हूँ वाक्य, देखिए। जहाँ वह गरीबों पर अत्याचार करता है वहाँ मैं उनकी मदद करता हूँ। जहाँ वह असहायों से घृणा करती है वहाँ मैं उनसे प्रेम करता हूँ। जहाँ एक ओर कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। जहाँ एक ओर अमीरी है तो दूसरी तरफ गरीबी है। तो ऐसे वाक्यों का अब मैं आपको अनुवाद करना बताऊंगा कि वाइल या वेयर इसका प्रयोग करते हुए कैसे हम बनाएंगे। तो पहले अगर जैसे इसमें पहला और दूसरा देखिए, पहला जहाँ पहला और दूसरा में वाक्य को हम वेयर एज से बनाएंगे और तीसरे और चौथे को मैं वाक्य को वाइल से मैं बनाऊंगा। तो पहले मैं वेयर एज से बनाऊंगा। तो जहाँ एक और जहाँ वह गरीबों पर अत्याचार करता है, तो वेयर एज ही oppresses, whereas he oppresses the poor, जहाँ वो गरीबों पर अत्याचार करता है, ठीक है, whereas he oppresses the poor, वहाँ मैं उनकी मदद करता हूँ। अब वहाँ के लिए हमको कल कॉमा लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, वहाँ कल अब कुछ नहीं लिखना है, मैं उनकी मदद करता हूँ। तो I help them, इस तरह से बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, whereas जहां वह असहायों से घृणा करती है, she hates the helpless, वहां पर कॉमा मैं उनसे प्रेम करता हूं, यानी कि I love them, मैं उनसे प्रेम करता हूं। ठीक है, इससे समझाएगा। जहां एक और कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अब देखिए इन दोनों वाक्यों से डिफरेंट वाक्य है, तो इसको हम मतलब ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड से बनाएंगे। तो इसको हम इसे बनाएंगे वाइल ऑन द वन हैंड देयर इज अ वेल, और जहाँ एक और कुआं है तो दूसरी तरफ के लिए कॉमा देयर इज डीचेस, डीचेस मतलब हो गया खाई, देयर इज अ डीचेस ऑन द अदर, ठीक है, यानी कि दूसरी तरफ डीचेस है, तो देयर इज अ डीचेस ऑन द अदर। और जहां एक और अमीरी है तो दूसरी तरफ गरीबी है, वाइल ऑन द वन हैंड देयर इज रिचनेस, फिर कॉमा, तो दूसरी तरफ गरीबी है, देयर इज पुअर्टी ऑन द अदर।
ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। तो इस प्रकार हम ऐसे कंपेयर मतलब जो तुलनात्मक प्रकार के वाक्य हैं उनको वाइल और वेयर से कैसे बनाएंगे उसको मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लीजिएगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो वास्तव में पसंद आया हो और यह आपके लिए उपयोगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आशा करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।